कभी सोचा है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, फिर भी लोग गाड़ियां चलाना बंद नहीं करते। लेकिन जैसे ही अपनी पसंदीदा कॉफी की कीमत जरा सी बढ़ती है, तो उसे खरीदना कम कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब अर्थशास्त्र की एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा में छिपा है, जिसे कहते हैं मांग की लोच। आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत किसी किताबी परिभाषा से नहीं करते, बल्कि एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। देखिए, मांग का नियम तो हम सब जानते ही हैं, है ना? कि भाई कीमत बढ़ी तो मांग घटेगी और कीमत घटी तो मांग बढ़ेगी। ये तो एक सीधी सी बात है। लेकिन अर्थशास्त्र में असली और सबसे मजेदार सवाल ये नहीं है। असली सवाल है कितना। कीमत के बदलने से मांग में जो फर्क आता है वो कितना बड़ा है। क्या वो बस एक छोटी सी हलचल है या फिर कोई बड़ी सुनामी लाने वाला बदलाव? और इसी कितना के सवाल का जवाब देने के लिए अर्थशास्त्रियों के पास एक बहुत ही काम का टूल है, जिसे हम कहते हैं मांग की लोच। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सीधी है। मांग की लोच असल में ये मापती है कि किसी चीज की कीमत में बदलाव होने पर उसकी मांग में कितने प्रतिशत का बदलाव आता है। ये हमें बताता है कि उपभोक्ता कीमत को लेकर कितने संवेदनशील हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कीमत में 10% की गिरावट आई और उससे मांग 20% बढ़ गई, तो हम कहेंगे कि मांग बहुत ज्यादा संवेदनशील यानी लोचदार है। और जैसा कि डूली की ये परिभाषा बताती है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वस्तु की अपनी कीमत तक ही सीमित नहीं है। मतलब अगर किसी की आमदनी बढ़ती है तो क्या वो ज्यादा महंगी चीजें खरीदने लगते हैं? इसे हम आय लोच कहते हैं। या फिर अगर कोक की कीमत बढ़ जाए तो क्या पेप्सी की मांग बढ़ जाती है? इसे आड़ी लोच कहा जाता है। तो ये सब भी लोच के ही अलग अलग रूप हैं। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए अब मांग की लोच की 5 अलग अलग श्रेणियों को देखते हैं और समझते हैं कि उपभोक्ता कीमतों के बदलने पर कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। इन सभी प्रतिक्रियाओं को एक स्पेक्ट्रम की तरह सोचिए। एक तरफ है शून्य प्रतिक्रिया, मतलब कीमत बदलने पर मांग पर कोई असर ही नहीं होता। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है अनंत प्रतिक्रिया, जहां कीमत में एक छोटा सा बदलाव भी मांग में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो पहली श्रेणी है पूर्णतया बेलोचदार मांग, जहां लोच शून्य है। अब इस रेखा चित्र को ध्यान से देखिए। जो मांग वक्र है डी, वो वाई अक्ष के बिल्कुल समानांतर एक सीधी खड़ी लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कीमत चाहे पी हो या बढ़कर कुछ और हो जाए या घटकर P1 हो जाए, मांगी गई मात्रा क्यू पर ही टिकी हुई है, वो हिली नहीं गई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसी की जान बचाने वाली दवाई। कीमत कुछ भी हो, मरीज को तो उतनी ही मात्रा चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो यहां मांग क्या हुई? पूरी तरह से बेलोचदार। अब चलिए इसके ठीक उलट एक और स्थिति देखते हैं। यह है पूर्णतया लोचदार मांग, जहां लोच अनंत है। यहां पर मांग वक्र डी एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी लेटी हुई रेखा है। ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति को दिखाता है कि एक तय कीमत पी पर उपभोक्ता जितना चाहें उतना खरीदने को तैयार हैं। लेकिन अगर कीमत में जरा सी भी बढ़ोतरी हुई तो मांग सीधे शून्य पर आ जाएगी। सोचकर देखिए, अगर बाजार में 2 दुकानें बिल्कुल एक जैसी चीज बेच रही हों, अगर एक दुकानदार कीमत जरा सी भी बढ़ाता है तो सारे ग्राहक कहां जाएंगे? जाहिर है दूसरी दुकान पर। यह स्थिति पूर्णतया लोचदार मांग के बहुत करीब है। इन दोनों के ठीक बीच में आती है इकाई लोचदार मांग, जहां लोच का मान ठीक 1 होता है। इस वक्र का एक खास आकार होता है, जिसे आयताकार अतिपरवलय कहते हैं। पर आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि कीमत और मात्रा का गुणा हमेशा एक जैसा रहता है। मतलब उस वस्तु पर होने वाला कुल खर्च हमेशा एक बराबर ही रहता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। जैसा कि रेखा चित्र में भी साफ साफ दिख रहा है, कीमत घटने से पहले का कुल खर्च, जो कि ये आयत ओपी के ई है, और कीमत घटने के बाद का कुल खर्च, जो कि ये आयत ORJB है, दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहां लोग खूब मोलभाव करते हैं। ये है इकाई से अधिक लोचदार मांग, जहां लोच 1 से ज्यादा होती है। यहां आप देखेंगे कि मांग वक्र ज्यादा चपटा होता है। रेखा चित्र में यह बिल्कुल साफ है कि कीमत में P से P1 तक की एक छोटी सी गिरावट मांग में B से C तक की एक बहुत बड़ी छलांग लाती है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे सेल में मिलने वाले कपड़े या फिर कोई नया स्मार्टफोन। यहां कीमत में थोड़ी सी भी कमी हमें ज्यादा खरीदने के लिए उकसाती है। और आखिर में वो चीजें जिनके बिना गुजारा मुश्किल है। ये है इकाई से कम लोचदार मांग, जहां लोच 1 से कम होती है। यहां मांग वक्र का ढलान बहुत ज्यादा होता है, ये काफी खड़ा होता है और ये दिखाता है कि कीमत में P से P1 तक एक बड़े बदलाव के बावजूद
मांग में बी से सी तक सिर्फ एक मामूली सा ही बदलाव आया है। जैसे रोटी, नमक, माचिस, इनकी कीमत थोड़ी बढ़ भी जाए तो क्या हम इन्हें खरीदना बंद कर सकते हैं? नहीं। तो हमने ये 5 श्रेणियां देख लीं, पर सवाल ये उठता है कि इन रेखाचित्रों और सिद्धांतों का हमारी असली जिंदगी से क्या लेना देना है? मतलब ये जानना इतना जरूरी क्यों है? ये स्लाइड एक तरह से पूरे टॉपिक का सार है। इसमें हमने जो कुछ भी सीखा है वो एक ही नज़र में दिख जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे उपभोक्ता की प्रतिक्रिया पूरी तरह से स्थिर रहने वाली यानी खड़ी रेखा से लेकर बेहद संवेदनशील यानी लेटी हुई रेखा तक हो सकती है। ये पांचों अवस्थाओं का एक बहुत ही शानदार विजुअल रिकैप है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। कंपनियां ये तय करने के लिए लोच का ही इस्तेमाल करती हैं कि अपने प्रोडक्ट की कीमत क्या रखी जाए, और सरकारें ये समझने के लिए कि किस चीज पर टैक्स लगाने से ज्यादा राजस्व मिलेगा। सोचिए, अगर सरकार सिगरेट पर टैक्स बढ़ाना चाहती है तो उसे ये जानना होगा कि उसकी मांग कितनी बेलोजदार है। अगर लोग कीमत बढ़ने पर भी सिगरेट पीना कम नहीं करते, तभी तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो अगली बार जब किसी चीज की कीमत को देखें तो सिर्फ ये ना सोचें कि ये महंगी है या सस्ती। ये भी सोचें कि अगर कीमत बदलती है तो हमारा खुद का व्यवहार कितना बदलेगा, क्योंकि इसी व्यवहार की भविष्यवाणी कर पाने में ही अर्थशास्त्र की असली ताकत छुपी है।